बोला कि मेरी दादी जो थी ना, मेरे बाल रोज रात को जचती थी ऐसे, और मैं अच्छे बाल थे, मेरे सारे बाल झड़ गए, और सारे मुंडे अपने अपनी कंघियां सुट दो। सो दैट वाज हिज इंस्ट्रक्शन। माइनर सा क्वेश्चन अभी लास्ट मेरे से कल किसी ने पूछा कि आप बोलते हो कि जी सनस्क्रीन भी लगाओ, मॉइस्चराइजर भी लगाओ सवेरे उठ के बाथरूम में, तो पहले क्या लगाएं? दूध, दही, मक्खन ना लें, मुझे लगता नहीं ये कब छूटेगी आदत, नहीं जानता, लेकिन कुल मिला के ये सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो अब ये बताओ, कुछ लोग ये बोलते हैं कि स्किन का टेक्सचर या स्किन की क्वालिटी बेटर हो जाती है अगर हम ज़्यादा पानी पीते हैं, क्या कुछ ऐसा? तो ये जो पोल्यूशन आ रहा है 2.5 PM का, क्या ये भी हेयर फॉल में कुछ मेरे काम के तो है? सबके काम के अंकल। सब फिलर सबके काम के हैं। आप 18 साल की उम्र से स्टार्ट करके 60-70 साल की उम्र तक कर सकते हो। अब ये बताओ कि जैसे हेयर फॉल हुआ, तो मान लो छोटी उम्र का बच्चा है, तो क्या करना चाहिए उसको? और ये पफी आइज हो जाती है कई बार, तो उसका कुछ लगता है कि इमीडिएटली कुछ कर दे, मुझे पार्टी में जाना है, सवेरे उठा हूँ पफी आइज हैं, और मुझे 2 घंटे बाद मुझे शूट है या कुछ काम है। अच्छा, ये बताओ डॉक्टर संदीप कि अब छोटी उम्र में बाल झड़ने लगते हैं, क्यों झड़ते हैं? आप ये और बतलाओ कि सनस्क्रीन का क्या मापदंड है, कौन सी सनस्क्रीन लगानी चाहिए, कितना SPF वाली सनस्क्रीन मिनिमम होनी चाहिए, और क्या बेटर और बेटर है? फिलर, फिलर की बात बार बार सुनता हूँ मैं, फिलर क्या है ये फिलर? कि ज़्यादा पानी पीने से ज़्यादा स्किन बढ़िया होती है, ज़्यादा हेल्थ बेटर होती है, तो ऐसा कुछ है नहीं। पानी उतना पिए जितना ज़रूरत है, ज़रूरत से ज़्यादा पानी ना पिए। जो सनस्क्रीन है, बॉयज़ और गर्ल, आप तो सबको मिलते हैं, गर्ल्स तो लगाती हैं, क्या बॉयज़ भी लगाते हैं? एक टर्म मैं खूब पढ़ता हूँ, जब भी देखता हूँ वो देखता हूँ, HIFU, हाइफू, ये क्या है? चलिए अब हम आते हैं इस पे, एक्ने पे, पिंपल्स। तो इसके लिए क्या कहते हो आप, कैसे करना चाहिए इसको मैनेज? कमरे के अंदर धूप है नहीं, तो सनस्क्रीन लगाना चाहिए। बिल्कुल अंकल, आप देखिए यहाँ पे इतनी लाइट्स हैं, UVA UVB लाइट्स हैं। दूसरा, डार्क सर्कल, बहुत परेशान है जनता, इसका क्या इलाज? डॉक्टर बब्बर, अब ये बताओ, ये हेयर रीग्रो करते हैं जो, ये आप कैसे उगाते हो? आपके अनुसार 2 साल से शुरू हो जाना चाहिए सनस्क्रीन। अब एक हेयर रिमूवल आजकल, जिससे बहुत ज़्यादा हेयर होते हैं तो वो भी लोग रिमूव कराना चाहते हैं, इज इट सेफ? सनस्क्रीन कितनी देर बाद रिपीट करना चाहिए? मतलब बाहर निकल गए हैं आप, तो कितनी देर बाद हमें सनस्क्रीन को रीयूज़ करना चाहिए? एक और बताओ कि जो कंघी करते हैं या ब्रश करते हैं बालों में, ब्रश करने से ज़्यादा या ज़्यादा कंघी करने से क्या बाल ज़्यादा गिरते हैं? ये जो कॉमनली जिसको पिंपल हो जाता है उसको पॉपिंग करते हैं, दबाते हैं, निकालते हैं, इसको क्या बोलते हो? एक्सपेंसिव जो आपकी मेडिकेशंस हैं, क्या ये ज़्यादा फायदे में है, या क्या घरेलू नुस्खे हैं, या वो कुछ काम के हैं? कितने बाल नॉर्मल गिर जाएं तो हम उसको नॉर्मल मानते हैं? किस एज से शुरू हो जाते हैं सनस्क्रीन लगाना? कितने बाल नॉर्मल गिर जाएं तो हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए? बोटक्स के बारे में तो ये तो हुआ कि डिहाइड्रेटेड नहीं होना चाहिए, ये तो ठीक। क्या ज़्यादा पानी पीने से कुछ ज़्यादा फायदा होता है स्किन? अगर ये डाइट वाइट अपनी अच्छी रखें और स्ट्रेसफुल कम रहें, तो आपको लगता है ये बाल कम गिरेंगे? स्किन, स्किन की बात करते हैं तो बचपन से लेके बुढ़ापे तक इसकी ज़रूरत पड़ती है। बच्चा पैदा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, एक्नी आती है, और बड़ा होता है तो स्किन की प्रॉब्लम उसको बहुत बढ़ जाती है। एक्ने के बाद और बड़ा होने पे बाल चढ़ने लगते हैं, बूढ़ा होने पे झुर्रियाँ आ जाती हैं। तो कुल मिला के स्किन स्पेशलिस्ट या डर्मेटोलॉजिस्ट की ज़रूरत हर दिन हर इंसान को पड़ती है। इसका हल जानने के लिए आज हमने अपने साथ बुलाए हैं डॉक्टर संदीप बब्बर। संदीप बब्बर जो MBBS हैं, MD हैं डरमा में, और फेलो ऑफ अमेरिकन एकेडमी में ये फेलो हैं। तो ये इनकी डिग्रियां हैं, लेकिन डिग्रियों से ज़्यादा इनके बारे में ये चर्चा ये है कि इन्होंने अपना नाम दिल्ली NCR में कर रखा है, और ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं जिसके साथ हर इंसान इनके साथ जुड़ता है, और ये बहुत बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और स्किन को, लोगों की स्किन को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका स्वागत है संदीप थैंक यू बब्बर। अंकल। आपने वक्त निकाला हमारे लिए, हमारे सब्सक्राइबर के लिए,
तो ये एक थैंकफुल जेस्चर है हमारी तरफ से। लेकिन वो सब ठीक है, लेकिन अब हम आपसे क्वेश्चन की भरमार करने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं स्किन के। हमारे सब्सक्राइबर कब से हम पे बात करते हैं कि भाई कोई स्किन की बात बताओ, और बड़ा बड़ा मेजर माइनर सा क्वेश्चन अभी लास्ट मेरे से कल किसी ने पूछा कि आप बोलते हो कि जी सनस्क्रीन भी लगाओ, मॉइस्चराइज़र भी लगाओ सवेरे उठ के बाथरूम में, तो पहले क्या लगाएं? थैंक यू अंकल, आपने बुलाया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके बहुत दिनों बाद। और सारे क्वेश्चंस के हम लिए रेडी हैं। स्टार्टिंग क्वेश्चन आपका सनस्क्रीन का जो है, उसमें बेसिकली सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉइस्चराइज़र भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट लास्ट कोट हमेशा फेस पे सनस्क्रीन की ही लगेगी। तो मॉइस्चराइज़र आपको सनस्क्रीन से पहले लगाना है और फिर आपको सनस्क्रीन लगाना है। सनस्क्रीन लगाना है, तो नोट कर लो भाई, आप लोगों को पहले मॉइस्चराइज़र लगाना है, सनस्क्रीन लगाना है। सनस्क्रीन कितनी देर बाद रिपीट करना चाहिए? मतलब बाहर निकल गए हैं आप, तो कितनी देर बाद हमें सनस्क्रीन को रीयूज़ करना चाहिए? सनस्क्रीन पहले तो आपको आधे घंटे पहले लगाना है निकलने से पहले, और उसको आपको कम से कम 3 to 4 आवर्स में फिर से लगाना है, क्योंकि वो फिर उसकी जो कैपेसिटी होती है सन प्रोटेक्शन की ख़त्म हो जाती है। तो 3 से 4 घंटे में आप उसको रिपीट करेंगे। तो हम घर में बैठे हैं, हम बाहर नहीं जा रहे, धूप में भी नहीं जा रहे, और बाहर धूप तो है, कमरे के अंदर धूप है नहीं, तो सनस्क्रीन लगाना चाहिए। बिल्कुल अंकल, आप देखिए यहाँ पे इतनी लाइट्स हैं, UVA UVB लाइट्स हैं, तो ये सारा आपको विद प्रोसेस एजिंग करती हैं। सनस्क्रीन का आपको कॉन्सेप्ट ये समझना पड़ेगा। लोगों को लगता है हम सनस्क्रीन लगा रहे हैं, कुछ हुआ तो है नहीं। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, स्किन है प्रोटीन, प्रोटीन के ऊपर जब हीट जाएगी या कोई भी रेज जाएंगी, एजिंग प्रोसेस धीरे धीरे होती ही रहेगी। तो UVA UVB जो आपके स्किन पे पड़ता है, तो एजिंग प्रोसेस होती रहती है। तो क्यूमुलेटिवली अगर एक इंसान 10 साल तक सनस्क्रीन लगाए और 10 साल तक सनस्क्रीन ना लगाए, तो जो सनस्क्रीन नहीं लगाएगा उसकी एजिंग प्रोसेस फार मोर होगी जो सनस्क्रीन लगाता है। तो उस तरीके से आप उसको देखिए। आपकी बात ये ठीक है। मैं एक एक पिक्चर देख रहा था, एक ड्राइवर था जो एक साइड में उसको लाइट पड़ती थी, वो 20 साल तक ड्राइवर था, उसका आधा फेस, दूसरा आधा फेस, ज़मीन आसमान का फ़र्क था। तो वो शायद आपकी बात सही है कि सनस्क्रीन उस वो नहीं लगाता था, एक तरफ उसको सनलाइट पड़ती थी, दूसरे साइड में सनलाइट नहीं पड़ती थी। तो डेफिनेटली सनस्क्रीन का रोल तो आपने बताया है, और ये बहुत ज़रूरी है, और मुझे लगता है हर इंसान को सनस्क्रीन लगानी चाहिए। आप ये और बतलाओ कि सनस्क्रीन का क्या मापदंड है, कौन सी सनस्क्रीन लगानी चाहिए, कितना SPF वाली सनस्क्रीन मिनिमम होनी चाहिए, और क्या बेटर और बेटर है? सनस्क्रीन आजकल बहुत अच्छी हो गई हैं, पुराने टाइम की तरह नहीं है। जैसे क्रिकेटर्स को दिखाते हैं कि एकदम फिजिकल सनस्क्रीन लगाई हुई है, वाइट कास्ट छोड़ रही है और उसकी कॉस्मेटिक एक्सेप्टेबिलिटी बहुत कम है। आजकल फिजिकल सनस्क्रीन के साथ केमिकल सनस्क्रीन मिक्स हो गए हैं, इतनी एडवांसमेंट आ गई हैं कि आपने सनस्क्रीन फेस पे लगाया है कि नहीं लगाया है पता नहीं चलता है। प्लस आजकल मेकअप वाली सनस्क्रीन आ गई है, जिसको BB क्रीम सनस्क्रीन बोलते हैं, टिंटेड सनस्क्रीन बोलते हैं, जो आप अगर फीमेल्स एक तरह से लगा ले तो उनको मेकअप करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो मिनिमम SPF जैसे आप पूछ रहे थे 26 एंड अबव मिनिमम है, और इसमें PA++ 3+ आप मिनिमम यूज़ करें, और जो आपकी स्किन की क्वालिटी है उस हिसाब से आप यूज़ करें, जेल बेस, मैट बेस, है ना। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो सनस्क्रीन है, बॉयज़ और गर्ल, आप तो सबको मिलते हैं, गर्ल्स तो लगाती हैं, क्या बॉयज़ भी लगाते हैं? बॉयज़ आजकल बहुत कॉन्शियस हो गए हैं सर। जो जेनजी लोग हैं, बच्चे हैं, बहुत बहुत कॉन्शियस है, सबको अच्छा दिखना है। तो बेसिक सनस्क्रीन की कॉन्सेप्ट तो अब सब में आ गए हैं। आप देखेंगे नॉर्मल जो ब्लिंकिट जेप्टो पे भी आपको सनस्क्रीन मिलने लग गया है। तो मिल मिल रहा है, बिक रहा है, इसलिए मिल रहा है, तो लोग लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है। किस एज से शुरू हो जाते हैं सनस्क्रीन लगाना? सनस्क्रीन तो सर बच्चों, मेरा 2 साल का बच्चा है, वो भी सनस्क्रीन लगाता है। ओ माय गॉड। तो बच्चों की भी सनस्क्रीन आती है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि अब क्या होता है कि इंडिया में क्या होता है, शादी से पहले सब कुछ याद आता है कि भाई अब रंग बहुत काला हो गया शादी से पहले ही सब तक। तो शादी से पहले जितने काम किए हैं तब सबको नहीं याद आता। तो वही है, स्टिच इन टाइम सेव्स 9। आप स्टार्टिंग से ही सही रखेंगे तो आपकी स्किन क्वालिटी अच्छी रहेगी। आपके अनुसार 2 साल से शुरू हो जाना चाहिए सनस्क्रीन? मतलब देखिए, बच्चों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है। अगर आप धूप में जाते हैं लाल पड़ जाते हैं वो, पड़ती है। फिर सनबर्न हो सकता है, फिर उनको स्किन एलर्जी हो सकती है। तो एक माइल्ड सनस्क्रीन हम इसलिए लगाते हैं ताकि उनको कोई रेडनेस ना आए, है ना। प्रिवेंटिव होता है, उनको रोज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप पता है कि धूप में जाना है, एक्सपोजर है, तो आप उसको लगा सकते हो, कोई इसमें बुराई नहीं है। तो अब ये बताओ, कुछ लोग ये बोलते हैं कि स्किन का टेक्सचर या स्किन की क्वालिटी
बेटर हो जाती है अगर हम ज़्यादा पानी पीते हैं, क्या कुछ ऐसा? स्किन का टेक्सचर और स्किन की क्वालिटी, ठीक है। तो पानी से बेसिकली मेरे पास अगर कोई पेशेंट आता है तो मैं उनको देख के बता सकता हूँ कि वो पानी अगर ठीक पी रहे हैं कि नहीं पी रहे। नॉर्मल इंसान को 2 से 2.5 लीटर पानी पीना चाहिए एक दिन में। बट अगर आपकी स्किन के अंदर डिहाइड्रेशन के साइंस दिख जाते हैं, लिप्स पे दिख जाते हैं, अंडर आई के अंदर दिख जाते हैं, है ना, और प्लस स्किन के ऊपर भी आपको थोड़ा वो रूखापन आप अप्रिशिएट कर सकते हैं मैग्नीफिकेशन पे। तो अगर आप डेफिनेटली अगर आप वेल हाइड्रेटेड हैं तो आपकी स्किन बेटर रहती है। नहीं, ये तो हुआ कि डिहाइड्रेटेड नहीं होना चाहिए, ये तो ठीक। क्या ज़्यादा पानी पीने से कुछ ज़्यादा फायदा होता है स्किन को? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा पानी पीने से तो बल्कि आपके इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाएंगे, उनसे तो दिक्कत हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि ज़्यादा पानी पीने से। हाँ, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं हमारे, जैसे हम कुछ फिलर्स करते हैं या बूस्टर्स करते हैं, तो वो हाइग्रोस्कोपिक एजेंट होते हैं, पानी को इम्बाइब करते हैं। तो हम पेशेंट को बोलते हैं कि जितना आप पानी पिएंगे इस प्रोसीजर के बाद आपको उतना हाइड्रेशन मिलेगा। तो उस तरीके से हम कई बार बोलते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है रूटीन में बहुत ज़्यादा पानी पीने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जो 2-2.5 लीटर जैसे डॉक्टर साहब ने बोला इतने पानी पीना चाहिए, ये आपके लिए काफ़ी है। अगर आपको कोई बोलता है, जैसे मैंने कई जगह पढ़ा और सुना कि ज़्यादा पानी पीने से ज़्यादा स्किन बढ़िया होती है, ज़्यादा हेल्थ बेटर होती है, तो ऐसा कुछ है नहीं। पानी उतना पिए जितना ज़रूरत है, ज़रूरत से ज़्यादा पानी ना पिए आप लोग। एक्सपेंसिव जो आपकी मेडिकेशंस हैं, क्या ये ज़्यादा फ़ायदे में है, या क्या घरेलू नुस्खे हैं, या वो कुछ काम के हैं? तो ऐसा है कि अभी क्या है, सर की एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं हमारी। इंस्टाग्राम का टाइम है, पहले हमारे जो एक्सपेक्टेशन थी स्किन से बहुत कम थी। अब क्या है कि सबको अच्छा दिखना है। तो अभी घरेलू नुस्खों से जो होता था अब उससे कोई लोग खुश नहीं है। इसलिए वो डर्मेटोलॉजिस्ट क्लिनिक्स खुल रहे हैं, प्रोसीजर ज़्यादा हो रहे हैं, और उनको और चीज़ें पता लग रही हैं। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आ रहा है तो उनको पता लग रहा है इसको ठीक करना चाहिए, इसको ठीक करना चाहिए। और पूरा जो ब्यूटी का बिज़नेस है वो एक कैलकुलेशन है, एक रेशियो होता है, गोल्डन रेशियो बोलते हैं इसको, कि कोई भी चीज़ अगर 1:1.6 के रेशियो में रहेगी तो वो सुंदर दिखेगी। तो कोई एक्ट्रेस है जो सुंदर दिख रही है तो वो इसीलिए सुंदर दिख रही है कि उसका रेशियो, जो प्रोपोर्शंस हैं वो सारे एक रेशियो में है। तो इसलिए लोग सब ठीक अपने करेक्शन कराने के तुले हुए हैं। तो एक और बताओ कि जो कंघी करते हैं या ब्रश करते हैं बालों में, ब्रश करने से ज़्यादा या ज़्यादा कंघी करने से क्या बाल ज़्यादा गिरते हैं? ऐसा नहीं है। बाल का आपका जो बाल, देखिए बाल स्टैटिक फेज में रहते हैं अगर जब साथ में रहते हैं। तो आप जब शैम्पू करेंगे या कंघी करेंगे स्टैटिक टूटेगा। उस टाइम पे टूटे हुए बाल जो ऑलरेडी स्टैटिक में थे वो दिखेंगे। वो इसका मतलब ये नहीं कि बाल टूट रहे हैं। वो तो मेरे को पेशेंट बोलते हैं जब मैं शैम्पू कर रहा हूँ तो मेरे बाल झड़ रहे हैं, तो शैम्पू चेंज कर दो। तो शैम्पू के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो बाल झड़ा सके, और ना कंघी के पास इतनी कैपेसिटी है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, बाल जो झड़ रहे हैं वो उसके और बहुत कारण है, ये कारण नहीं है। कॉन्सेप्ट बदल रहे हैं। मेरे एक प्रोफेसर थे, स्किन के प्रोफेसर एंड हेड, वो लॉन्ग बैक 40-50 ईयर्स बैक, तो जब हम पढ़ रहे थे तो उन्होंने बोला कि ही वॉज बॉल्डी, डॉक्टर वर्मा। तो डॉक्टर वर्मा, उनके बाल बिल्कुल नहीं थे, कोरे चिट्टे थे एकदम। और उन्होंने बोला कि 2 काम नहीं करने चाहिए, एक तो ज़्यादा कंघी मत करो, और तीसरा बालों को रात को मसाज मत करो। उनका ये कहना था, वो कितना सच थे वो जानते हैं। वो उन्होंने बोला कि मेरी दादी जो थी ना, मेरे बाल रोज़ रात को जचती थी ऐसे, और मैं अच्छे बाल थे, मेरे सारे बाल झड़ गए, और सारे मुंडे अपने अपनी कंघियाँ सुट दो। सो दैट वाज हिज इंस्ट्रक्शन कि आप अपना ब्रश यूज़ मत करो, बालों में तेल मलो मत ज़ोर ज़ोर से, इससे बाल गिरते हैं। ये उस वक्त का कॉन्सेप्ट था, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट के अनुसार इससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, तो चेंज हुआ कॉन्सेप्ट। तो वी एक्सेप्टेड कि बालों में कंघी करने से, ब्रश करने से बाल आपके नहीं झड़ते हैं। पुराना कॉन्सेप्ट हो सकता है, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। बालों के झड़ने के कारण बहुत सारे, कितने बाल नॉर्मल गिर जाएं तो हम उसको नॉर्मल मानते हैं? एक टाइम पे एक स्कैल्प में 1 लाख बाल होते हैं टोटल, जो हम एक एवरेज अप्रॉक्सीमेट बोल सकते हैं। एक दिन में अगर आपके 100 बाल झड़ रहे हैं तो ये नॉर्मल है। नॉर्मल है। इससे ऊपर अगर आपको झड़ रहे हैं तो क्या फिजियोलॉजी है, पैथोलॉजी है, फिर आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके उसको समझिए क्या रीज़न है, और फिर उसको हम उस तरीके से एड्रेस कर सकते हैं। तो इंडियन डाइट तो हमारी स्किन के लिए ठीक है, या कोई चेंज चाहिए इसमें? इंडियन डाइट तो अंकल आजकल सारे वेस्टर्नर्स बोल रहे हैं बेस्ट डाइट है। ओके। हमारी डाइट में सब कुछ है ना, एक प्रोटीन छोड़ के, प्रोटीन।
है ना। तो प्रोटीन अगर हम ऐड कर लें हमारे पास और आजकल तो सारे ऑलमोस्ट सारे लोग बड़े ही आ रहे हैं ना, वो नॉनवेज खाते ही हैं, बट ज़्यादातर फिर भी वेजिटेरियन है, बट एगिटेरियन ज़्यादा बढ़ ही गए हैं। तो अगर आप एगिटेरियन हैं तो या फिर कोई और सोर्स प्रोटीन का ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज इंडियन डाइट इज़ नॉट बैड इफ़ यू आर नॉट एक्सेसिंग द कार्बोहाइड्रेट कंटेंट, है ना। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट है, उसको अगर आप कम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी है। जैसे अभी हमने रागी की इडली खाई, तो वो एक अच्छा एक हेल्दी वो है। बट आप इंडियन डाइट तो वो नहीं है जो आप बोल रहे। इंडियन डाइट में तो छोले हैं, भटूरे हैं और पराठे हैं। इंडियन डाइट में तो इसको ही माना जाता है। मुझे लगता नहीं साथ में कर्ड ले लेगा कोई, प्रोटीन नज़र नहीं आता कहीं इंडियन डाइट। हाँ, प्रोटीन डेफिनेटली कम है सर, तो प्रोटीन को हमें बढ़ाना चाहिए। तो एग एग एक बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, और बिकॉज इट्स एन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट मैं बोलता हूँ, तो आप उसको एज एन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, उसको अपने सेंटिमेंट्स ना जोड़ें। तो इट्स अ वेरी होलसम सोर्स ऑफ प्रोटीन दैट कैन बी एडेड। इसके बारे में स्टडी क्या कहती है कि डेयरी प्रोडक्ट्स हाँ, स्किन के लिए कैसे? डेयरी प्रोडक्ट्स अंकल आजकल मैंने अपनी प्रैक्टिस में पर्सनली भी और प्रैक्टिस में भी देखा है कि जो भी पेशेंट जिनको थोड़ा सा रोजेशिया, एक्ने, या फिर जिनको आजकल जैसे फीमेल्स को पीसीओडी होता है, तो उनको हम जैसे डेयरी, वीट, एडिबल ऑयल और मिल्क, ये छोड़ने के लिए हम बोल देते हैं मोस्टली। तो उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी, इसमें आजकल बहुत सारे इन्फ्लेमेशन देखी जाती है इससे रिलेटेड, तो जैसे ही वो छोड़ते हैं तो काफ़ी उनके सिम्टम्स भी हम उसको कम हो जाते हैं। जैसे एक्ने पेशेंट्स को हम डेयरी बिल्कुल मना कर देते हैं, तो तो उनको बहुत। मानना चाहिए कि डेयरी प्रोडक्ट अच्छे नहीं है स्किन के लिए। आजकल मेरे हिसाब से मैं डेयरी नहीं लेता, मेरे को ऑलमोस्ट 1 साल हो गया डेयरी मैंने बंद करी हुई है। तो मेरे को, मैं जब से मैंने डेयरी बंद करी है, मेरा कोई ऐसे इशू नहीं आ रहे, मेरा वेट भी कम ही हो रहा है, और इन्फ्लेमेशन भी मुझे लगता है मेरी रिकवरी भी बेटर हो रही है। तो आपके अनुसार, और मैंने बहुत सारी स्टडी पढ़ी है, डेयरी इज डेफिनेटली नॉट गुड फॉर द स्किन, ये तो पक्का है तय। स्वीट्स के बारे में क्या बताएंगे? स्वीट्स भी अंकल, मतलब अगर आप स्वीट्स रेगुलरली ले रहे हैं, जो ऐसी स्वीट्स जो आपका इंसुलिन बहुत स्पाइक कर रही हैं, तो वो बहुत बैड है। ये एक तरह से अगर साइंटिफिकली पूछा जाए तो ये ग्लाइकेशन करता है टिश्यू का कोलेजन, और आपकी एजिंग प्रोसेस को फास्ट करता है। आप किसी भी डायबिटिक पेशेंट को देखेंगे जिनका अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, उसको सेम एज का एक नॉन डायबिटिक पेशेंट देखेंगे, यू कैन सी द डिफरेंस कि उनको झुर्रियाँ, रिंकल्स, बहुत ज़्यादा एजिंग प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है। तो आपको ये शुगर लेना है तो आप स्मार्टली लीजिए, है ना। और अपना, मैं तो हम ब्लड शुगर मॉनिटरिंग करता हूँ हर 3 महीने में, और चेक करता हूँ कौन सी चीज़ स्पाइक कर रही है। कोई भी डाइट कोक, ऐसी डाइट कोक नहीं है कि आपको शुगर स्पाइक ना करे, है ना। आप चेक करिए, और जो चीज़ आपकी स्पाइक कर रही है उसको ना खाइए। तो डायरी नहीं लेना चाहिए और स्वीट्स भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर मीठा खाने का मन करे तो क्या करें? नहीं, मैं कह रहा हूँ अंकल स्मार्टली खाइए, क्या? आप एक्सरसाइज करिए, आप नहीं, उसको खाएं क्या? मीठे में क्या खाएं? मीठे में आप अपना शुगर को चेंज करिए। आप हनी लीजिए, आप डेट शुगर लीजिए, आप अंजीर लीजिए, आप स्टीविया ले सकते हैं। स्टीविया। आप अपना फ्रूट्स को उसको वो करिए, डार्क चॉकलेट खाइए, है ना। और ये सब चीज़ें आप ले स्वीट्स सकते के लिए स्टीविया यूज़ कर हैं। सकते हैं, हाँ, बाकी जो फ्रूट्स हैं हाँ ऑब्वियसली वो ठीक ही हैं। तो बढ़िया है। गट हेल्थ। बहुत इंपॉर्टेंट है, गुड। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी है तो आपकी स्किन, योर स्किन विल बी फ्लॉलेस। अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपको कोई ना कोई इशू स्किन और हेयर की चलती ही रहेगी। तो गट हेल्थ के लिए आपको अच्छे प्रोबायोटिक्स लीजिए, है ना। और कांजी, आजकल कांजी का टाइम है, कांजी पीजिए, बहुत अच्छी प्रोबायोटिक है। कुछ लोग सौरकॉट खाते हैं, सौरकॉट खाइए। कुछ लोग किमची खाते हैं, किमची खाइए। कुछ लोग याकुल्ट पीते हैं, याकुल्ट पीजिए। कुछ लोग आपके प्रोबायोटिक कैप्सूल लेते हैं, वो लीजिए, जो आपको पसंद है। सबसे इजी प्रोबायोटिक बताओ जो हर घर में अवेलेबल हो, जो आसानी से मिलता दही है। खाइए, दही बेस्ट खाएं। है, बेस्ट तो दही खाइए। खाने के लिए अभी ठीक हमने है। डेयरी की बात करी ना, इसलिए मैं याकुल्ट की यहाँ तक बात है, वो सब एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, हर हाँ, इंसान नहीं ले पाता। हाँ, हाँ, और बाकी भी जो आपने किमची बोला ये सब हाँ, इजी नहीं है। हाँ। कांजी आसान है, आप कांजी बना सन, सकते हैं, हाँ। बहुत ही आसान है। थोड़ा टाइम लगेगा उसको बनने में, लेकिन हाँ कांजी ले सकते हैं प्रोबायोटिक। दही ले सकते हैं, बाकी हाँ डायरी नहीं लेनी चाहिए, बट इंडियन दूध, दही, मक्खन ना लें। मुझे लगता नहीं ये कब छूटेगी आदत, नहीं जानता, लेकिन कुल मिला के ये सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और स्किन के लिए तो डेफिनेटली अच्छा नहीं है। ना मीठा होना चाहिए, ना डेयरी होना चाहिए,
और प्रोबायोटिक होना चाहिए जैसे डॉक्टर संदीप ने बोला है। तो ये चीज़ें सारी आप नोट कर लें। अच्छा, ये बताओ डॉक्टर संदीप कि अब छोटी उम्र में बाल झड़ने लगे, क्यों झड़ते हैं? छोटी उम्र में अंकल बाल झड़ना है, पहले तो फैमिली हिस्ट्री होता है कि आपका एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है, पापा के और मामा के बाल कैसे हैं उस पर आपके बाल डिपेंडेंट होते हैं। दूसरी बात फिर आपका जैसे ही आप देखेंगे, मैंने बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो जैसे ही कॉलेज जाएंगे हॉस्टल में शिफ्ट होंगे उनका पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। घर में तो सब कुछ टाइम पे मिलता है, बाहर उनको कोई पड़ा नहीं है, ब्रेकफास्ट मिस करते हैं, टाइम से स्किप करते हैं, अपनी मील स्किप करते हैं, डैंड्रफ हो जाती है। और फिर ये कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं जो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में बदल जाते हैं। तो स्ट्रेस हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, फंगल इन्फेक्शन हो गई, स्किपिंग ऑफ मील्स हो गया, तो ये सारी चीज़ें कंबाइंड इफेक्ट से आप कह सकते हो एक। अगर ये डाइट वाइट अपनी अच्छी रखें और स्ट्रेसफुल कम रहें तो आपको लगता है ये बाल कम गिरेंगे? अगर एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है तो बाल वो कोई तो नहीं रोक वो सकता, तो नहीं होता। उनको डिले कर सकते हैं। बट अगर आपका एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया नहीं है तो स्ट्रेस, आपका लाइफस्टाइल, आपका न्यूट्रिशन, B12 लेवल ठीक है, विटामिन D ठीक है, आयरन ठीक है, डैंड्रफ नहीं है, फंगल इन्फेक्शन नहीं है, सब सही है, तो ठीक है, कोई इशू होगा नहीं। तो ये जो पोल्यूशन आ रहा है 2.5 PM का, क्या ये भी हेयर फॉल में कुछ? अंकल ओवरऑल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा रहा है ये बॉडी में, करेक्ट। है ना। तो उससे बेसिकली जो आपका एक ORAC एक करेंसी होती है, स्ट्रेस करेंसी होती है, उसको ORAC बोलते हैं। और वो आपकी बॉडी में जैसे ग्लूटाथायन होता है लेवल्स जो आपके स्ट्रेस करेंसी को करते हैं। तो ये देखा गया है कि हाँ, ग्लूटाथायन लेवल्स हमारी बॉडी में रिजर्व्स कम हो रहे हैं, जिससे आपकी जो एजिंग प्रोसेस है वो हो रही है। एग्जैक्टली इसको आप बालों से तो नहीं रिलेट कर सकते या हेयर फॉल से तो नहीं कर सकते, बट डेफिनेटली आप इसको एजिंग प्रोसेस से कर सकते हो, स्किन क्वालिटी से, पोर स्किन क्वालिटी से कर सकते हो डेफिनेटली। ओके। कितने बाल नॉर्मल गिर जाएं तो हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए? दिन में 100 बाल, 100 बाल हाँ कोई दिक्कत नहीं है, दिन में गिर जाएं तो कोई नॉर्मल है। दिक्कत नहीं। बड़ा डरते हैं लोग यार, 100 बाल तो काफ़ी होते हैं। हाँ 100 बाल काफ़ी लोग लेके आते हैं लेके आते कि हैं, आप ये देखो कितने बाल इतने झड़ रहे बाल हैं। गिर गए। एक्चुअली अंकल जो ज़्यादातर जो बालों का इशू है ना वो साइकोलॉजिकल है। मेरे पेशेंट्स को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ज़्यादा है, वो नहीं समझते कि ये सब ठीक है, ये हो जाएगा, धीरे धीरे ही होगा। अब आप स्पेशलिस्ट के पास आ गए हो, लोग क्या करते हैं, आ जाएंगे, मैं उनको यूजुअली हेयर फॉल को ठीक होने में 1 महीने से 3 महीना लगता है, तो मैं 1 महीने बाद ही बुलाता हूँ। बट पेशेंट क्या है कि 1 हफ्ते बाद ही आ जाएगा कि डॉक्टर साहब कोई आराम नहीं हुआ। आराम नहीं। अरे मैंने कहा भाई कोई आराम नहीं हो तो इसलिए तो मैंने आपको 1 महीने बाद बुलाया कि एक टाइम लगेगा थोड़ा, तो इसमें पेशेंस रखनी पड़ती है। चेंजिंग ट्रेंड में एक चीज़ मैंने देखी है, स्किन की जो बात है, जहाँ हम लोग थे डर्मेटोलॉजी में, तो डर्मेटोलॉजी में क्या होता था, कोई इन्फेक्शन हो गया, स्केबीज हो गई और वेनरल डिजीज हो गई, ये इसके अलावा कुछ था नहीं, था नहीं, है ना। डेफिनेटली कॉस्मेटिक तो मतलब नहीं था कुछ भी। डेफिनेटली, और ये एजिंग क्या होती है, नो वन बॉदर्स इवन। किसी को पता ही नहीं था। और लगता है क्या फ़र्क पड़ता है, बूढ़ा हो गया होना है ना। तो किसी को नहीं फ़र्क पड़ता था कि एजिंग हो रही है, और ना इस तरह की बातें पढ़ाई जाती थी। लेटेस्ट अब क्या, ये जो अभी आपने बोला कि सनस्क्रीन होना चाहिए, इट वाज नॉट ए कॉन्सेप्ट। तो हाँ, वो शायद लुक्स पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं था, अब लुक्स पे बहुत ध्यान दिया जाता है। सोशल मीडिया है, कैमरा हर एक के पास है। एक वक्त में ऐसा कैमरा होता था कि एक फ़ोटो खिंच जाती थी कभी शादी ब्याह में, तो सारी उम्र वो देखता रहता था बंदा, हाँ मेरी फ़ोटो है। अब आप सारा दिन फ़ोटो खींच सकते हैं, तो अपनी फ़ोटो देख के उसमें करेक्शन करने की हर एक इच्छा होती है, बेटर लुक देने की हर एक इच्छा होती है। तो हाँ, शायद ये इसी वजह से ही डर्मा का इतनी चीज़ें नई नई आने लगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। तो अब ये बताओ कि जैसे हेयर फॉल हुआ, तो मान लो छोटी उम्र का बच्चा है, तो क्या करना चाहिए उसको? क्या हेयर ट्रांसप्लांट करा लेने चाहिए या कुछ और तरीका भी? कितनी कितनी साल का बच्चा? 20-25 साल का 20-25 साल का। देखिए अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है अपने, मतलब आसपास से उसको काफ़ी स्ट्रेस हो रहा है, बाल उसको, क्योंकि आजकल लोग क्या है बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं, बाल झड़ गए, उनको साइकोलॉजिकल इशू ज़्यादा हो जाता ये है। तो हमेशा से था। हमेशा सही था। तो एक वो, अगर मैं वैसे ज़्यादातर यंग पेशेंट को सजेस्ट नहीं करता हेयर ट्रांसप्लांट के, बट अगर आपने कराना है तो फिर आपको सजेस्ट करूँगा कि सेफली कोई डर्मेटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन से कराइए, या फिर थोड़ी दिन आप अपना टॉपिकल थेरेपी या फिर ओरल मेडिसिन पे थोड़ा पेशेंस रख के रखिए। PRP करा सकते हैं, GFC करा सकते हैं, 2 और अच्छे प्रोसीजर हैं। उस पर अगर आप पेशेंस रख सकते हैं तो पहले उसकी तरफ जाइए,
उससे अगर आपको लग रहा है नहीं हो रहा तो फिर आप हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में सोचिए। सीधा हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में सोचना, बिकॉज वो फिर आपको हेयर ट्रांसप्लांट इज़ नॉट द एंड। यू माइट नीड अनदर हेयर ट्रांसप्लांट आफ्टर फ्यू ईयर्स इफ़ यू डू नॉट टेक केयर ऑफ दिस हेयर ट्रांसप्लांट। ओके, ये मिनॉक्सीडिल इसका क्या करते हैं? मिनॉक्सिडिल अंकल वंडर ड्रग है, 50 साल 60 साल से मार्केट में है, कोई इसको कम्पीट नहीं कर पाया। बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग चले गए। मिनॉक्सिडिल फिनेस्टेराइड अभी तक है और रहेंगे, क्योंकि जो इसको जुडिशली यूज़ कर लेगा, समझ जाएगा, अगर अंडर अ गुड सुपरविजन जो समझ लेगा कैसे यूज़ करना है तो फ़ायदा कर लेगा। कोई केमिस्ट से या फिर सलोन से ख़रीद के आएगा तो फिर उसको रिजल्ट नहीं आएंगे। यू नीड अ मेडिकल सुपरविजन टू यूज़ हाउ टू यूज़ इट। ओरल कोलेजन इसको यूज़ करते हैं तो इसका कुछ फ़ायदा? ओरल कोलेजन अंकल अभी ग्रे एरिया में है ना। दो स्कूल ऑफ थॉट है। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा रिजल्ट है, जो बेसिकली जो अपना मतलब ईस्टर्न साइड ऑफ जैसे कोरिया साइड में बहुत ट्रेंडिंग है, बहुत लोग खाते हैं। इसने जैसे हम चाय पीते हैं वैसे वो कोलेजन खाते हैं, उनका है ना। और वेस्टर्न वाले इतना इसको मतलब इतना साइंटिफिक उसके बारे में नहीं कर पाए हैं। बट डेफिनेटली मैंने अपने पेशेंट्स को देता हूँ तो वो बार बार ख़रीदते हैं और उनको अच्छा लगता है और उनको डेफिनेटली इंप्रूवमेंट लगती है। हमें भी कई बार विजिबल, मैं जैसे कई बार लेता हूँ कोलेजन सप्लीमेंट तो मुझे भी लगता है कि हाँ ऐसा सब कुछ इम्प्रूवमेंट तो है डेफिनेटली। तो ये कोलेजन सेम है जो इसके लिए बोन के लिए यूज़ किया जाता है? हाँ जी, सिमिलर अंकल। ओके। वो मतलब इसमें भी आपका बोविन और सिंथेटिक होता है। जैसे आपको कुछ लोग वेजिटेरियन है तो उनको वेजिटेरियन भी आ गया है इसमें। हाँ, तो उसकी तरह से। हाँ जी। चलिए, फिलर की बात बार बार सुनता हूँ मैं। फिलर क्या है ये फिलर? फिलर अंकल देखिए, नाम से जैसे आपके कोई भी चीज़ है जहाँ पे कोई कमी हो रही है उसको कैसे फिल करेंगे? फिलर से। तो फिलर बहुत टाइप के होते हैं, इसमें परमानेंट, सेमी परमानेंट, बट जो इंडिया में सबसे ज़्यादा चलता है उसको बोलते हैं हाइलुरोनिक एसिड फिलर। तो बेसिकली जो भी आपकी झुर्रियाँ हैं या रिंकल्स हैं, डिपेंडिंग आप डीप हैं या सुपरफिशियल है, उस टाइप से आप फिलर उसमें इंजेक्शन से डाल के उसको एक अच्छा रिजुविनेशन, ग्लो, हाइड्रेशन दे सकते हैं। मेरे काम के तो है। सबके काम के अंकल। फिलर सबके काम के हैं। आप 18 साल की उम्र से स्टार्ट करके 60-70 साल की उम्र तक कर सकते हो। हर बंदे को फिलर की ज़रूरत है। 70 के बाद? 70 के बाद भी कर सकते हो। मैंने तो 70 की साल की उम्र तक के ही करे हैं तो मैं। अच्छा, आप हाँ, इसलिए बोल रहे हैं। इसलिए बोल रहा चलो, मैं 70 के बाद कराऊंगा। अभी मैं 66 का हूँ। हाँ। तो जब 70 का हो जाऊंगा तब आपसे जब कराऊंगा। आपको ठीक अभी लगे। 4 साल इंतजार करो। कोई इशू नहीं। बोटॉक्स के बारे में तो? बोटॉक्स अंकल एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है और बहुत ग्रेटिफाइंग और बहुत इजी और बहुत मतलब पेशेंट्स खुश रहते हैं बोटॉक्स करा के। जो भी पेशेंट बोटॉक्स कराता है वो हमेशा आएगा ही 6 महीने बाद फिर से कराने। उसने अपने फोरहेड की झुर्रियाँ, यहाँ की झुर्रियाँ, कहीं को मैसेटर में कराते हैं अपने, अगर उनको अपने मैसेटर कम कराना होता है। किसी को नॉस्ट्रल्स में कराते हैं नॉस्ट्रल कम कराने के लिए। कोई जैसे जिनको चिकन नेक बोलते हैं, टर्टल नेक बोलते हैं, तो उनमें इनके यहाँ पे जैसे झुर्रियाँ होती हैं यहाँ पे भी लोग कराते हैं। तो बोटॉक्स का रिजल्ट बहुत अच्छा है। फिलर को भी रिपीट करना पड़ता है? फिलर को रिपीट लगभग 1 साल में करना पड़ता है। बोटॉक्स को लगभग आपको 4 से 6 महीने में करना पड़ता है। ओके। तो चलिए, अब हम आते हैं इस पे, एक्ने पे, पिंपल्स। तो इसके लिए क्या कहते हो आप, कैसे करना चाहिए इसको मैनेज? अंकल देखिए, एक्ने बहुत अच्छा आपने टॉपिक, कल ही हमने एक वीडियो बनाया था एक्ने पे। तो बेसिकली क्या है ना, मैं ये देखता हूँ कि जो लोग शादी से पहले आते हैं एक्ने स्कार लेके, तो वो अब शादी के टाइम तक उनको एक्ने स्कार भी ठीक करना है, ग्लो भी ठीक करना है, हाइड्रेशन भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, है ना। तो मैं अपने पेशेंट को आपके पॉडकास्ट के थ्रू ये एजुकेट करना चाहता हूँ कि आपको अगर जब एक्ने होता है, आप एक्ने का ट्रीटमेंट एक अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से लीजिए। ट्रीटमेंट करने में 1 साल 1.5 साल लगता है, उसको कंप्लीट करिए ताकि आपको एक्ने स्कार ना बने और ताकि आपको बाद में फिर एक्ने स्कार का ट्रीटमेंट ना लेना पड़े। ठीक है, अगर आप इसको इसमें एक डोज होती है एक ड्रग की, आइसोट्रोइन की, जो विटामिन ए का डेरिवेटिव होता है, वो वेट वाइज डोज अगर आप ले लेते हैं अंडर ए मेडिकल सुपरविजन, कंप्लीट कर लेते हो, आपको एक्ने बार बार नहीं होता। बट इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिशनर्स उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, और क्योंकि वो भी इसीलिए क्योंकि पेशेंट्स कंप्लाइंट नहीं है। पेशेंट चाह रहा है कि बस फेस वॉश, सनस्क्रीन दो और उसी से एक्ने ठीक हो जाए। एक्ने एक क्रॉनिक डिजीज़ है। तो कॉस्टली है क्या ये? कॉस्टली नहीं है सर। देखिए, एक्ने स्कार की ट्रीटमेंट से तो बहुत सस्ता है। ओके। अगर आप एक नज़रिया देखें तो एक्ने स्कार के ट्रीटमेंट और एक्ने स्कार में पूरा 100% कभी ठीक भी नहीं होता है। नहीं होगा। आप और उसका है भी बहुत स्लो ट्रीटमेंट। तो आपको अगर एक दवाई खानी है
मेरे ख्याल से वो मच बेटर है। एक्ने स्कार अगर हो जाता है तो क्या ठीक हो सकता है वो? 60 to 70%। कंप्लीट? कंप्लीट बहुत मुश्किल है, कर सकते हैं उसको, बहुत उसमें टाइम लगेगा, पैसा लगेगा, एनर्जी लगेगी, तो करते हैं डेफिनेटली, बट वो एक्सपेंसिव हो जाता है फिर। कितना आसान है अगर आप अपने एक्ने को टाइमली ठीक करा लेंगे Exactly. और डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर बब्बर से मिल लेंगे तो और जल्दी ठीक हो जाएंगे, और उसके बाद आपको स्कार भी नहीं होगा, और अगर स्कार छोटा मोटा रहा भी तो वो ठीक कर लेंगे। तो बढ़िया। ये जो कॉमनली जिसको पिंपल हो जाता है उसको पॉपिंग करते हैं, दबाते हैं, निकालते हैं, इसको क्या बोलते हो? इसको अंकल कहते हैं एक्ने एक्सकोरी। ओके। ये एक तरह का डिजीज़ है जिसमें पेशेंट्स जो ज़्यादा स्ट्रेस होते हैं अपने एक्ने की वजह से, इसको पॉप करके देख देख के इसको स्ट्रेस रिलीफ होता है उनसे। कितना निकलता है? तो ये बहुत डेंजरस चीज़ है, क्योंकि एक्ने स्कार तो वो छोड़ेगा ही, उसके साथ में वो PIH छोड़ेगा, जिसको बोलते हैं पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन। तो आपको वो ही ठीक करने में 3 महीने से 6 महीने लग जाते हैं, फिर आप स्कार ठीक करोगे, फिर आप एक्ने ठीक करोगे। तो ये बिल्कुल गलत हैबिट है, इसको आप मत करिए, तो आपकी स्किन बेटर रहेगी। दूसरा, डार्क सर्कल बहुत परेशान है जनता, इसका क्या इलाज? डार्क सर्कल को अंकल पेरिऑर्बिटल हाइपरमेलानोसिस बोलते हैं। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। इसको अगर हम कैटेगरीली देखें तो सबसे पहले इसका आएगा न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, आयरन, विटामिन B12, और अगर हमारा डिहाइड्रेशन, स्लीपिंग पैटर्न, लाइफस्टाइल, सन एक्सपोजर, और आपका जैसे आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, जैसे आप भी वीडियो बना रहे हो, तो आपका लाइट एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, तो ये आपको सबको ध्यान देना है इस चीज़ का। दूसरा आ गया आपकी एनाटमी। जैसे अब मैंने बहुत सारे देखे हैं जो बनिए पेशेंट्स हैं, उनको पेरिऑर्बिटल हाइपरमेलानोसिस ज़्यादा दिखेगा यूजली इस साइड ऑफ फरीदाबाद में, है ना। उनकी एनाटमी ऐसी है, आपको उनका जो पेरिऑर्बिटल सल्का से थोड़ा सा वो डीप होता है, तो उसमें मैंने देखा है कि उनको यहाँ पे पिगमेंटेशन ज़्यादातर होती है। दूसरा, फिर अगर आप इसको ठीक करने के लिए हमारा बहुत सारी चीज़ें हैं। सिंपल चीज़ ऐसी हैं कि हम एक अंडर आई क्रीम देते हैं आपको, एक सनस्क्रीन देते हैं, और एक फेस वॉश देते हैं। ये आप लगाइए, इससे आपको काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। बट इसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होती है पिगमेंटेशन जो कालापन होता है, और एक होता है हॉलोनेस। तो हॉलोनेस को आपने कुछ भरना पड़ेगा तभी वो भरे ठीक होगा। पिगमेंटेशन तो आप टॉपिकल कुछ क्रीम या पील या लेज़र से ठीक कर सकते हैं। जिसमें आप भरना पड़ेगा उसमें आप PRP कर सकते हैं, या फिलर कर सकते हैं, या फ्रैक्शनल लेज़र कर सकते हैं। ओके। और ये पफी आइज हो जाती हैं कई बार, तो उसका कुछ लगता है कि इमीडिएटली कुछ कर दें, मुझे पार्टी में जाना है, सवेरे उठा हूँ पफी आइज हैं, और मुझे 2 घंटे बाद मुझे शूट है या कुछ काम है, कुछ पफी आइज का बेसिकली आपको सॉल्ट रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा डाइट में इमीडिएटली। आपको उस पर आप अपने जैसे जो आपके टी बैग्स आते हैं उसको आप सोक करके रख सकते हो, तो वो एक थोड़ा से आपको तो उसमें से कंस्ट्रक्शन करा के वो थोड़ा सा उसको सेटल कर देंगे इमीडिएटली। ये स्किन वाइटनिंग, इसकी बात भी बहुत करते हैं लोग कि गोरा हो जाना है सबको, कैसे होगा? स्किन वाइटनिंग पॉसिबल नहीं है। नहीं पॉसिबल। पॉसिबल है तो बहुत वो डेंजरस है ना, वो आप सबको नहीं फॉलो करना चाहिए। ये आपको कलर आपको अपना एक्सेप्ट करना चाहिए, है ना, क्योंकि आप बाहर जाएंगे और बहुत सारे अनएथिकल लोग बैठे हैं आपसे पैसा कमाने के लिए। आप उनको बोलोगे गोरा होना है, वो आपको फॉल्स प्रॉमिसिंग देंगे, आपको हार्मफुल चीज़ें आपकी बॉडी में डालेंगे, आपको थोड़ा बहुत रिजल्ट भी आएगा और फिर आप हुक डाउन हो जाओगे। है इसका कुछ होता है अंकल, बट इंडिया में मतलब इट्स नॉट लीगल, है ना। हाई डोज ऑफ ग्लूटाथायोन देते हैं, है ना, बट 40 mg पर kg के साथ से ज़्यादा नहीं देनी चाहिए मेरे हिसाब से। इससे होता ग्लूटाथायोन से IV से अंकल देखिए, एक आध शेड लाइटर हो सकता है, ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल ही सफ़ेद हो जाए, बट एक आध शेड लाइटर आप डेफिनेटली कर सकते हो। IV आजकल है, ट्रेंड तो है, IV ट्रेंड है डेफिनेटली। अगर आप सेफली करा रहे हो ठीक है। लोगों ने बेसिकली कंपनीज खोल रही हैं, लोग घर जाके IV कर रहे हैं, तो वो मेरे ख्याल से अनसेफ है। IV सेटअप अगर आपको कोई भी IV कुछ भी आप लगाओ तो कोई भी रिएक्शन हो सकती है। नहीं, IV ग्लूटाथियोन ये अनएथिकल है। IV इंडिया में 600 mg से ज़्यादा अगर आप IV लगा रहे हैं तो वो अनएथिकल है। 600 से ज़्यादा कितना लगता है एक उसमें? 40 mg पर kg के हिसाब से अगर आप नॉर्मल करोगे तो आप कम से कम 5-6 हज़ार तो लगा ही रहे हो। 5-6 हज़ार mg इतना लगा रहे हैं लोग लग तो रहा है, ये लग तो रहा है। ओके, डेफिनेटली लग रहा है। ओके, गैर कानूनी है क्या? गैर कानूनी तो नहीं बोल सकते अंकल। देखिए बेसिकली अगर आप ये वंस अ वीक लगा रहे हैं, वंस इन 10 days लगा रहे हैं, सेफ है। कुछ लोग इस पर हुक डाउन हो जाते हैं, एडिक्टेड हो जाते हैं, तो वो रोज़ लगा रहे हैं, वो फिर किडनी और लिवर के लिए सेफ नहीं है।
तो गैर कानूनी ही है, बट अगर आपको कुछ हो जाए तो फिर वो हर चीज़ गैर कानूनी हो सकती है। और फेयर एंड लवली, हाँ, बड़ी ऐड थी, इसका क्या? फेयर एंड लवली अंकल पहली क्रीम थी जिसमें नियासिनामाइड था। उन्होंने नियासिनामाइड कॉम्प्लेक्स B3 कॉम्प्लेक्स इंट्रोड्यूस किया था। तो नियासिनामाइड का एक कंपोनेंट है जो गोरापन देता है थोड़े टाइम के लिए, ओके। शॉर्ट लिव्ड है। आप लगाएंगे थोड़े दिन रहेगा, फिर वो वैसे ही हो जाएगा। तो देता है सच में? थोड़ा बहुत वो आप नियासिनामाइड लगाएंगे रेगुलरली तो भी आपको हल्का फुल्का लगेगा। मैंने तो लगाया, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं नहीं। कई साल मैं तो गोरा नहीं हुआ, आज भी काला हूँ, तब भी काला था। बहुत सारे पैसे खर्च कर लिए मैंने फेयर एंड लवली के लिए, वो उन दिनों पैसे भी नहीं होते थे, और जैसे तैसे करके क्रीम खरीदी जाती थी, और उससे गोरा तो नहीं हुआ। कोई नहीं अंकल, मैं आपको एक बढ़िया क्रीम एक लिख के दूंगा, आप लगाइए उसको, आपको बहुत अच्छा स्किन टेक्सचर हो जाएगा। चलिए, गोरा भी हो जाएंगे तो बढ़िया, नाइस। तो अब एक हेयर रिमूवल आजकल, जिससे बहुत ज़्यादा हेयर होते हैं, तो वो भी लोग रिमूव कराना चाहते हैं, इज इट सेफ? अंकल उसका हेयर रिडक्शन बोलते हैं उसको। रिडक्शन। हेयर रिमूवल तो नहीं हो सकता, हेयर रिडक्शन रिडक्शन। बहुत अच्छा प्रोसीजर है, बहुत सेफ प्रोसीजर है, अगर आप एक अच्छी मशीन और एक अच्छे प्रैक्टिसर से करा रहे हैं तो। अगर आप एक लोकल मशीन यूज़ कर रहे हैं और आपको पैरामीटर्स के बारे में नहीं पता तो बर्न्स हो सकते हैं। आप करते हैं? हम करते हैं, हमारे पास 3 अलग अलग टाइप की मशीन है, 3 अलग अलग टाइप ऑफ स्किन के लिए। और अच्छा, हम डेली कम से कम 5-6 पेशेंट करते हैं, तो ऐसा, और रिजल्ट्स भी अच्छे हैं हमारे क्लिनिक के, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। एक टर्म मैं खूब पढ़ता हूँ, जब भी देखता हूँ वो देखता हूँ, HIFU, हाइफू, ये क्या है? हाईफू को बोलते हैं हाई इंटेंसिटी फोकस अल्ट्रासाउंड। तो ये बेसिकली एक एंटी एजिंग प्रोसीजर है। बहुत सारे पेशेंट आते हैं, कहते हैं हमें कुछ भी नीडल नहीं लगवाना, कोई बोटॉक्स नहीं लगवाना, कोई फिलर नहीं लगवाना, हमें बिना डाउन टाइम, मतलब कोई भी डाउन टाइम नहीं चाहिए और हमें एंटी एजिंग करानी है। तो एक ही ऑप्शन है हाईफू। तो हाईफू आपको बेसिकली, आप फेस का फैट कम कर सकते हैं और उससे लिफ्टिंग कर सकते हैं। तो आपको एक ही सेशन चाहिए होता है 6 महीने में, कोई पेन नहीं होता, कोई इसमें आपको रेडनेस नहीं होती, और 6 हफ्ते में पूरा रिजल्ट आ जाता है। डॉक्टर बब्बर, अब ये बताओ, ये हेयर रीग्रो करते हैं तो ये आप कैसे उगाते हो? हेयर रीग्रो करने का आजकल सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है जिसको बोलते हैं GFC। उसका मतलब है ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट। इसमें स्पेशल ट्यूब्स आती हैं जो आपके ब्लड कलेक्ट करते हैं, इसमें प्लेटेड एग्रीगेटर्स होते हैं। आप 15 से 20 ml ब्लड लीजिए, अपनी सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालिए, प्लेटलेट एग्रीगेटर्स उसमें रहेंगे, प्लाज्मा का वो पार्ट ले लेंगे जो प्लेटलेट में रिच होगा, उसको हम लेंगे और फिर हम उसको सबसे छोटी नीडल 32 या 34 गेज की नीडल आती है, और वाइब्रेटर्स के साथ हम उसको स्कैल्प में इंजेक्ट करते हैं लोकल एनेस्थीसिया के अंडर, ताकि पेन ना हो। और ऐसा हम महीने में 1 बार करते हैं 6 बार। साथ में हम मेडिसिन देते हैं, मिनॉक्सिडिल ओरल, ओके। बायोटिन सप्लीमेंट देते हैं, विटामिन D सप्लीमेंट देते हैं, डैंड्रफ शैम्पू, हेयरफॉल शैम्पू देते हैं, और कुछ पेप्टाइड्स देते हैं। पेप्टाइड्स मतलब मिनॉक्सिडिल के ही भाई बहन होते हैं, MEXL, प्रोकैपिल, जो ट्रांजिएंट बालों का सर्कुलेशन बढ़ाते हैं। मतलब सर का सर्कुलेशन आपको बढ़ाते हैं, ताकि जो भी हम न्यूट्रिशन ही दे रहे हैं ऊपर जाके पहुँचे और नए बाल बने। तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट तो बाल ये, उगाने का। अच्छा, ओके, नेचुरल जो वहाँ से निकल के आते हैं, हाँ, तो ये नहीं कि कहीं और से निकाल के लगा देते हैं, ऐसा नहीं कुछ? वो तो हेयर ट्रांसप्लांट में होता ही है। अच्छा। हाँ, हेयर ट्रांसप्लांट के लिए वो तो बेस्ट है। ये रीग्रोन, ये रीग्रोथ का है, ये रीग्रोथ का है। रीग्रोथ करते हैं। हाँ, और ये किसका काम, किन पेशेंट्स में ये इफेक्टिव है और किन में नहीं है? ये बेसिकली एंड्रोजेनेटिक पेशेंट्स में है, जिनको है फैमिली हिस्ट्री है हेयर फॉल की, पापा को है, मामा को है। तो उस केस में जिनका हमें बेसिकली गंजापन डिले करना है ताकि उनकी शादी हो जाए, या एक बेसिकली ज़्यादातर लड़के शादी तक ही होते हैं कि भाई शादी हो जाए उसके बाद हमारे बाल तब तक टिक जाए, तो तब तक का रहता है। तो यही है कि हम इसको, आपके गंजेपन को डिले कर दें। कुछ लोग इस पूरे प्रोसेस को इतने अच्छे से समझ लेते हैं कि वो खुद ही उसको फॉलो करते रहते हैं। जो इंटेलिजेंट पेशेंट है वो इस बात को समझ लेता है और खुद फॉलो करता है, कंप्लाइंट रहता है। जो पेशेंट नहीं समझता वो बार बार या तो दूसरे डॉक्टर के पास जाता रहेगा, सेम ही इलाज है यूनिवर्सली, इससे ज़्यादा कोई इलाज नहीं है। आप यहाँ चले जाइए, सिंगापुर चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, इलाज यही है, हेयर रीग्रो करने हेयर रीग्रो करने रीग्रो करने हाँ, का एक तरीका। यही तरीका है। ओके। तो अगर हेयर रीग्रो नहीं हो रहे, तो कब रीग्रो नहीं कर सकते? कौन सी कंडीशन है कि अब रीग्रो नहीं हो सकते, अब ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा? जैसे
रीग्रोथ जैसे अगर आपका आगे वाला एरिया जैसे थोड़ा पीछे चला गया और आपको देखिए, जब रीग्रोथ होती है हम रीग्रोथ को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कहाँ होगी और कहाँ नहीं होगी। तो अगर आपको एक मतलब आपको वैसी हम पिक्चर्स दिखा देते हैं बिफोर आफ्टर की कि ये ऐसा है, पीआरपी से 6 महीने के बाद ये ऐसा होगा, तो उनको एक डायरेक्शन समझ आ जाती है। अगर उनको ये समझ आती है तो हम ये बोल देते हैं करने के लिए। अगर आपको लगता है नहीं मेरे को फिक्स्ड है कि मेरे को हेयर लाइन चाहिए, अगर आप पाँच उंगली को ऐसे करेंगे, अगर उससे ऊपर आपकी हेयर लाइन जा रही है तो आपका मतलब आपको गंजापन स्टार्ट हो रहा है। तो उसको बाद आप अपनी फिर अगर आपको एक फिक्स्ड हेयर लाइन चाहिए तो उसको आप वैसे प्लान करके फिर आप हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। तो हेयर ट्रांसप्लांट का क्या है, वो किस एज में करा सकते हैं? ट्रांसप्लांट तो आप 18 ईयर्स के बाद कभी भी करा सकते हैं, कोई ऐसी एज नहीं है उसकी। आप ही के बाल आपको आगे प्लांट लगा ट्रांसप्लांट करने हैं। बट यूजुअली आपको 25 साल के बाद कराएंगे तो आपकी लॉन्जेविटी बेटर हो जाएगी हेयर की। तो जब मान लो बाल थोड़े से रह गए साइड में, उसको कहाँ से ट्रांसप्लांट कर दोगे? वो थोड़े से तो बचे हैं, उनको क्या करोगे? पीछे से सर देखिए, पीछे से बाल थोड़े से वाटरफॉल इफेक्ट में होते हैं, तो हम जब निकालते हैं तो पता नहीं लगता कितने निकाल लिए। अच्छा। अगर हमने 3,000 बाल कहीं से निकाल लिए, यहाँ से बियर्ड के इस वाले एरिया से निकाल लिए, चेस्ट से निकाल लिए, अच्छा, तो ये निकाल सकते हैं निकाल चेस्ट सकते से? हैं। तो इनको फिलर हेयर बोलते हैं। तो आप निकालते हैं? हाँ निकालते हैं, जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम निकालते हैं। हम बियर्ड से भी निकालते हैं, हम पीछे से भी निकालते हैं, तो हम चेस्ट फर्स्ट से। प्रेफरेंस फर्स्ट प्रेफरेंस पीछे नॉन एंड्रोजेनेटिक साइड से रहती उन्हीं है। की रहती है। हाँ, क्योंकि वो बाल कभी नहीं जाएंगे। आप किसी इंसान को डेथ बेड पे भी देखेंगे तो उनके नॉन एंड्रोजेनेट बाल कभी नहीं जाते हैं, तो उनकी लाइफ 100 ईयर्स से ऊपर होती है। तो उसको हम प्रेफरेंस देते हैं। और भी कोई तरीका है इसका ट्रांसप्लांट? किसी सिंथेटिक भी कर सकते सिंथेटिक ट्रांसप्लांट आया था बट बहुत सक्सेसफुल नहीं लगा, बहुत अननेचुरल लगता है वो, हैं? अच्छा। है ना। तो उस फिर मतलब विग की तरह ही लगता है वो। तो विग्स भी इतनी अच्छी पॉपुलर नहीं हो पाई, क्योंकि जो अच्छी विग्स आती हैं बहुत एक्सपेंसिव आती हैं। अमिताभ बच्चन जी जैसे पहनते हैं, बट उनकी विग भी देखने से पता लग जाती है। ओके। तो इसीलिए तो ऐसा अच्छा, वो विग पहनते हैं? जी, विग मैं पहनते सोचा आप जैसे किसी डर्मेटोलॉजिस्ट ने हैं। उनको नहीं, लीव रोक उन्होंने रखा है। नहीं, सारे और वैसे बॉलीवुड एक्टर्स ने एक्सेप्ट फॉर शाहरुख खान सब ने हेयर ट्रांसप्लांट कराया हुआ है। अगर आप देखेंगे ऋतिक रोशन ने कराया हुआ है, सलमान खान ने कराया हुआ है, सब ने इन्होंने हेयर मतलब ट्रांसप्लांट। रणबीर, सलमान खान का मैंने पढ़ा था कि हाँ वो तो सीरीज़ ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट हुए हैं उनके। तो वैसे आपने किसी का किया? सर हमने अभी नहीं किया, हम तो यहीं अपने फरीदाबाद के लोगों का, दिल्ली के फरीदाबाद लोगों के का कर रहे लोग? हैं। ओके। तो फरीदाबाद में बहुत सेलिब्रिटी हैं ऐसे। हाँ सर, बिल्कुल सेलिब्रिटीज। एक और आती है, टर्म आती है सेलिब्रिटी लाइक स्किन। वो आप कैसे देते हो? सेलिब्रिटी लाइक स्किन हम नहीं दे सकते। सेलिब्रिटीज़ लाइक स्किन के लिए आपको बहुत तपस्या करनी पड़ेगी, अच्छा खाना खाना पड़ेगा, अच्छी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, टाइम से सोना पड़ेगा, टाइम से उठना पड़ेगा, डर्मेटोलॉजिस्ट की क्रीम लगानी पड़ेंगी, रेगुलर प्रोसीजर कराने पड़ेंगे, सब चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी, तभी आपकी सेलिब्रिटी स्किन होगी। तो जो भी सेलिब्रिटी आप देख रहे हो तो उसके पीछे पूरी उनकी टीम है, डर्मेटोलॉजिस्ट की, प्रोडक्ट्स की, प्रोसीजर्स की, डाइट की, एक्सरसाइज की, तभी उनको उस टाइप की स्किन मिल रही है। कुछ जेनेटिक भी होता होगा? जेनेटिक होता है डेफिनेटली, क्योंकि जेनेटिक बिना होता है। जेनेटिक के तो क्या ही तो कर लेगा कोई। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ जेनेटिक लोगों का। की स्किन बेटर है तो है। हाँ जेनेटिक डेफिनेटली है। तो कुछ लोगों की जेनेटिक स्किन बेटर होती है डेफिनेटली। जेनेटिकल इफेक्ट रहता है। तो डाइट का भी उतना ही है, स्लीप का भी उतना है, स्ट्रेस का भी है, सारी चीज़ें मिला के ही इसका इफेक्ट आता है। तो बहुत बढ़िया। तो अब ये बताओ कि जो कमिंग अप जनरेशन है, तो क्या करें जो उनकी, मतलब मेरा जो ग्रैंडसन है वो आज 8 साल का है, एक ग्रैंड डॉटर 8-9 साल की है। तो आज से आप उनके लिए क्या एडवाइस करते हैं कि अगली आने वाली उनकी जो स्किन, हेयर बेटर है? सबसे पहले तो देखिए उनकी, क्योंकि 8 साल का बच्चा चीनी ज़्यादा खाएगा, है ना, जंक फूड ज़्यादा खाएगा, खूब खाएगा। है ना, तला हुआ, ही लीड अ लॉट ऑफ पोटैटो और एवरीथिंग, जंक फूड भी ट्रू। खाएगा। ट्रू। तो उसके फेस पे बैक्टीरियल ग्रोथ और फंगल ग्रोथ स्कैल्प में होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ट्रू। तो उसको एक बेसिक हेल्थ, स्कैल्प हेल्थ को बेटर करने के लिए एक एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल शैम्पू आप दे सकते हो कि भैया हफ्ते में 2 दिन तो ये लगा लेकर, 2 और सारे दिन अपना शैम्पू लगा, कोई दिक्कत नहीं है। और उसको एक हैबिट डालो कि रोज़ शैम्पू करे। फेस वॉश करने के लिए बेसिक एक AHA और एक BHA क्लेंजर उसको दे दें कि भाई फेस वॉश तू लगा मुंह पे, ताकि तेरे को पिंपल विम्पल ना बने। क्योंकि पिंपल्स बेसिकली एक छोटी सी इन्फेक्शन होती है, फिर आप उसको टच करते हो, फिर उस पर आप मेकअप लगाते हो या कोई घरेलू नुस्खा लगाते हो, यू आर जस्ट इंक्रीजिंग द इन्फेक्शन। वहीं से फिर आपका धीरे 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 वो बिल्डअप हो जाता है।
तो एक बेसिक AHA BHA फेस वॉश आप लगाइए, एक सनस्क्रीन लगाइए, बस और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। सनस्क्रीन सबसे इम्पोर्टेंट। सनस्क्रीन लगाएंगे तो आपको जो टैनिंग है वो नहीं होगी, क्योंकि बच्चे स्पोर्ट्स खेलेंगे, बाहर धूप में जाएंगे, रंग काला होगा फिर उनका, तो अब क्यों, है ना। तो अगर हम सनस्क्रीन लगाएंगे तो विटामिन डी का क्या होगा? विटामिन डी तो सर हम वैसे भी नहीं हमें मिल रहा, सप्लीमेंट ही क्योंकि लेना सप्लीमेंटेशन, क्योंकि WHO के हिसाब से तो उसकी डेफिनेशन है कि 10 से 11 के बीच बनियान पहन के आप बैठिए सन में, सन बेद करिए, तब आपको मिलेगा। वो तो हम कोई नहीं बैठ रहा, तो सप्लीमेंट ही लेना पड़ेगा। सप्लीमेंट ही लेना पड़ेगा, या फिर आप एग योग खाइए, हाँ, लेकिन उसका उसका दूसरा प्रॉब्लम है, फिर आपको कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। हो जाएगा। तो है तो तो अब सबको बच के फिर रह गया सप्लीमेंट। सप्लीमेंट ही ले सकते हैं आप। तो अगर हम पॉडकास्ट करते हैं फिजिशियन के, वो बोलता सनलाइट लो, अच्छी लाइट लो। आप सनलाइट लेने को मना कर रहे हो कि सनलाइट मत लो, सनस्क्रीन लगाओ। नहीं अंकल मैं कह रहा हूँ सनलाइट लो, देखो बट क्या है ना अंकल। सनस्क्रीन लेंगे तो फिर विटामिन डी नहीं आएगा ना। हाँ बिल्कुल सही बात है आपकी, बट क्या है ना अंकल, देखिए इंडिया की जो एक ना क्लासिफिकेशन होती है स्किन की, फिट पैट्रिक 1 2 3 4 5 6, हम आते हैं चौथे पाँचवें पे। करेक्ट। तो हम कभी बर्न नहीं करेंगे, हमेशा टैन करेंगे। हम जब भी धूप में जाएंगे, जैसे अब आप जाएंगे गोवा में बैठे हैं, तो वहाँ जर्मन बैठे हैं, रशियन बैठे हैं, और वो अपने मतलब स्विमिंग सूट में बैठ के सन बेदिंग कर रहे हैं, करेक्ट। कभी टैन नहीं करेंगे वो। करेक्ट। वो हमेशा बर्न करेंगे, बर्न करके वो ठीक हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है। हमारे साथ क्या है, हम जब भी सन में बैठेंगे हमेशा टैन करेंगे, तो फिर हमें टैन स्किन किसी को पसंद नहीं है। तो अब आपकी चॉइस है, आप विटामिन डी चाहिए, टैनिंग चाहिए, क्या चाहिए, आप अपने आप चूज़ कर लीजिए। तो अब ये बेचारा कॉमन आदमी क्या करे? कॉमन विटामिन डी के लिए क्या करे? विटामिन डी के लिए 50-100 रुपये का पर मंथ का कॉस्ट है। गोली खा लो लो, खाओ, गोली गोली खाओ, खा लो, बेस्ट है। गोली खा लो, लेकिन सनस्क्रीन यूज़ करो। उससे आप बूढ़े नहीं होंगे, आपकी स्किन बेटर रहेगी, आपके हेयर बेटर रहेंगे, और सब फायदे हैं सनस्क्रीन के। तो मुझे लगता है डॉक्टर बब्बर की बात ही काफ़ी अच्छी है। सनस्क्रीन आदत में हो जाना चाहिए, और आदत पड़ जानी चाहिए सनस्क्रीन की। विटामिन डी का तो क्या मिलता है, सस्ता ही है। जस्ट अभी हम पॉडकास्ट कर रहे थे तो किसी गेस्ट ने बोला कि वो हम बच्चों को सिखाते हैं कि ब्रश करो, ब्रश करो, हर बच्चे को सिखाया जाता है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया, उनको भी किसी ने दातुन करना सिखाया होगा। हमने अपने बच्चों को बोला, हमने अपने बच्चों को ये कभी नहीं बोला कि एक्सरसाइज करो, है ना, हेल्दी रहने के लिए एक्सरसाइज करो। हमने अपने बच्चों को नहीं सिखाया, बहुत बाद में सीखे हो, जब बड़े हो गए, खुद ही कॉलेज गए, तब सीखा उन्होंने। तो मुझे क्या लगता है कि हम बच्चों को छोटेपन से ही उनको ये सिखा दें कि एक्सरसाइज करो, सनस्क्रीन लगाओ, और अपने एजिंग को रोकने की कोशिश करो। अगर हमने अगली जनरेशन में हमने बढ़ना है तो लुक्स भी बेटर होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस तभी आएगा। आपने मूव करना है पब्लिक में, अच्छा लगना है, इन सब के लिए आपको ये सारी चीज़ें हमें बचपन से बच्चों को बतानी पड़ेंगी। तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छी बातें रही आज, और ये सारी बातें हमें आप सब अपने बच्चों को, बड़ों को, सबको ये हिदायत दे दें कि सनस्क्रीन के बिना बाहर ना निकलें। उससे आपकी स्किन बेटर हो जाएगी, फिर आपको किसी हीफू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हेयर रीग्रो कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ट्रांसप्लांट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर हम पूरा अपना ध्यान रखेंगे तो। अपनी डाइट का ध्यान रखें, अपनी एक्सरसाइज का ध्यान रखें, और बैलेंस डाइट का ज़रूर लें। इंडियन डाइट में प्रोटीन कम होता है, तो हमें अपनी प्रोटीन का ध्यान रखना पड़ेगा। उसके लिए आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, ये आपको डिसाइड करना है, आपकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन प्रोटीन लेना ये कोई पर्सनल चॉइस नहीं है, ये आपकी मजबूरी है। आपको अगर फिट रहना है तो प्रोटीन आपको अपनी डाइट में बढ़ाना पड़ेगा। तो थैंक यू डॉक्टर संदीप बब्बर, आपने अपना वक्त दिया, और आज बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी चीज़ें हमने नोट करी, और आप सब ने भी नोट करी होंगी। आप अपने पास नोट करके रखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट ज़रूर भेजें। कमेंट आने के बाद हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम अच्छे अच्छे गेस्ट और ला पाते हैं। और इस तरह की हेल्थ सीरीज़ में हम अभी आगे भी लाएंगे अपने गेस्ट को, और जितने क्वेश्चंस आपके कोई और हों स्किन के रिलेटेड, तो आप ज़रूर पूछें। डॉक्टर बब्बर आपको उसका जवाब भी देंगे।
और इनको मिलने का, इनके बारे में डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट स्किन इश्यूज़ के लिए। बहुत बढ़िया डॉक्टर हैं। इनके बाद मैं भी इनके पास जाने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अंकल, आपने बुलाया, थैंक यू सो मच।